वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है इनका और ये क्यों स्टॉक नहीं भाग रहा है, IRCTC जैसा क्यों नहीं भागा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिनेंशियल्स को समझेंगे, पीयर कंपैरिजंस करेंगे, की ट्रिगर्स जानेंगे कंपनी के क्या हो सकते हैं और हमारा आउटलुक क्या है और ये क्यों एक बहुत ही सेफ स्टॉक है और बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, बट नॉट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट व्यू। सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी तरह के अपडेट्स के लिए। और अभी तक अगर आपने हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड को ज्वाइन नहीं किया, जो कि टेलीग्राम पे इंडिया में पहली बार ऐसा कोई कर रहा है कि सारी न्यूज़ वगैरह एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो बीट द स्ट्रीट सर्च करें टेलीग्राम पे। चलिए, यहाँ पे अपन एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट वे में समझ लो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर एक स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक FD है। ठीक है, इसका जो रिटर्न रहेगा ना, वो हमेशा बहुत ही नॉमिनल रिटर्न रहेगा। इसके पीछे कुछ रीजंस है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आप सभी ने रिजल्ट्स वगैरह देख लिए होंगे, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। बट अभी अपन पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। देखो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है यहाँ पे इंडियन रेलवेज के लिए। जैसे IRCTC उनका टूरिज्म पार्टनर है ना, सारा टूरिज्म का काम IRCTC करता है, वैसे ही सारा फंडिंग का काम यहाँ पे इंडियन रेलवेज की फंडिंग का काम यहाँ पे अपना IRFC करता है। तो ये एक NBFC है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग IFC है। अगर आप देखोगे नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब ये किसी और लोगों से फंड नहीं ले सकती है, मतलब बजाज फाइनेंस वगैरह डिपॉजिट टेकिंग है, बट ये आपसे फंड नहीं ले सकती, बड़े इन्वेस्टर से फंड ले सकती है। अभी अगर आप देखोगे, ये मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे साहब बोला है, इनके कुछ 3 बिजनेस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का मतलब क्या? फिनेंसिंग द रोलिंग स्टॉक। फिनेंसिंग द रोलिंग स्टॉक का बिजनेस का मतलब होता है जो इंडिया की अभी इंडियन रेलवे की जो अपनी ट्रेन वगैरह होती है, डब्बे वगैरह या फिर जो इंजन होते हैं ना, उनकी फाइनेंसिंग करती है। उस बिजनेस मॉडल को समझेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पे कुछ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उसको यहाँ पे फाइनेंस करके देती है। और यहाँ पे अदर एंटिटीज को यहाँ पे लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप देखोगे AUM सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे 52% जो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट एसेट्स इंक्लूडिंग नेशनल प्रोजेक्ट से आता है। AUM मतलब इनने टोटल कितने रुपए का लोन दे रखा है और उनमें से किन किन कारण के लिए दे रखा है, 52% वो है। और यहाँ पे जो रोलिंग स्टॉक के लिए काम किया जाता है वो 46% का किया जाता है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे फिर थोड़ा बहुत अदर एंटिटीज अंडर MOR। अदर एंटिटीज अंडर MOR मतलब जैसे अगर अपन देखेंगे रेलटेल, IRCTC, ये सभी अदर एंटिटीज हैं जिनकी यहाँ पे रिपोर्टिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। तो इनको यहाँ पे सब लोन देने का काम करती है, पूरे इंडियन रेलवेज को लोन देने का काम ये करती है। अगर आप देखोगे इनका जो AUM है 3,60,000 करोड़ का है, बट इसके पास डेप्ट 3,23,000 करोड़ की डेप्ट है। मतलब कंपनी की एसेट्स ज्यादा है और डेप्ट कम है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मोटा मोटी आप कह सकते हो नेटवर्थ आता है, जो कि 35,000 करोड़ है। ये सब चीजें मैं इसलिए बताऊं ताकि आप बिजनेस को समझ सको, फाइनेंशियल्स को समझ सकते हो। इनका ROE बहुत कम है। अगर आप देखोगे 13% का ROE है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.34% है। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन रेलवेज है ना, पूरे के पूरे इनके अरेंजमेंट को गवर्न करती है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। यहाँ पे अगर अपन देखें रेटिंग्स जो है क्रिसिल की, यहाँ पे A1+ है और AAA वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियरिंग रेशियो यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 9x है, मतलब डेप्ट बहुत ज्यादा है। GNP आज तक इसका कोई GNP नहीं हुआ है। टैक्स लाइबिलिटीज की 0 है। पता है आपको, IRFC कोई टैक्स नहीं भरता है, उसको सरकार ने छूट दे रखी है। ठीक है, तो ये कुछ उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, 415% का है। अगर आप देखोगे इनकी ग्रोथ जर्नी वगैरह क्या क्या है, तो बहुत सारी तरह तरह की ग्रोथ जर्नी है। बेसिकली इनका जो मेन काम था ना, 2017 में यहाँ पे चालू हुआ था, जब इन लोग ने MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था MOR के साथ फॉर फाइनेंसिंग रेलवे प्रोजेक्ट एसेट्स। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था 2018 में, जब CBDT ने यहाँ पे इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पे एक है ना एग्जेम्पशन दे दी थी। उसके बाद इसको मिनी रत्न कंपनी का यहाँ पे हुआ और इनको तरह तरह की यहाँ पे रेगुलेटरी है ना छूट मिली है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 2021 में इनका IPO आया था। अगर अपन इनकी की स्ट्रेंथ्स देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोल है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं 67% कैपिटल आउटले जो 2021 में किया गया था, यहाँ पे 67% यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे रेलवेज का यहाँ पे इन लोग ने फंड किया है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे एनुअल डिसबर्समेंट जो था 1,04,000 करोड़ से इन लोग ने 1,04,000 करोड़ का लोन दिया इंडियन रेलवेज को। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव बोरिंग्स है इनकी। अगर अपन बोरिंग रेट देखेंगे ना तो यहाँ पे 6% के लगभग है। अगर आप देखोगे तो इतनी मतलब कम रेट पे बोरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद
यहाँ पे लो रिस्क है, कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल है, कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल भी अपन समझेंगे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एएलएम है, मतलब कंपनी जो है ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करती है, तो इनके असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 30-30 साल के होते हैं, और इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ है CAGR की 31% की। और कंपनी का यहाँ पे है ना खर्चा बहुत कम है, लो ओवरहेड्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत कम है, बिकॉज सारा कंपनी जो मोस्टली एक फाइनेंशियल कंपनी होती है, इनको यहाँ पे कोई भी तरह की मार्केटिंग कॉस्ट नहीं करनी, कोई ब्रांच वगैरह नहीं खोलनी है। तो यहाँ पे इनका एक ही सबसे बड़ा क्लाइंट है, इंडियन रेलवे, बस सिंपल सा बिजनेस है इनका। और यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट वगैरह ठीक है। अच्छा, क्या क्या इनको है ना रेगुलेटरी यहाँ पे जो बेसिकली एग्जामिशंस मिली हुई है, तो अगर अपन देखेंगे आरबीआई ने इनको छूट दे रखी है। अगर आप देखोगे डायरेक्ट एक्सपोजर है, अगर अपन देखते हैं, और बिकॉज है ना कोई भी बड़ी कंपनी, मतलब कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट सरकार को लोन नहीं दे सकती ऐसे, तो उस पर यहाँ पे छूट दे रखी है। उसके बाद क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन की नॉर्म से यहाँ पे छूट दे रखी है। जनरली आरबीआई बोलता है कि एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर कंपनी को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, बट यहाँ पे इनको छूट दे रखी है। टैक्स से इनको यहाँ पे छूट दे रखी है। अगर अपन एमएटी की बात करें तो इनको टैक्स से छूट है, इनको पहले भी टैक्स से छूट थी और अब भी टैक्स से छूट है ना। यहाँ पे अभी सरकार पे यहाँ पे इनको यहाँ पे साफ कंपनी ने बोला है देयर इज़ नो टैक्स लाइबिलिटी, और अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी है भी नहीं। इनको जीएसटी से भी छूट है, मतलब जो लीजिंग सर्विसेज होती है उससे भी यहाँ पे छूट है। तो ये आईआरएफसी का टोटल बिजनेस मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है और पैट है, यहाँ पे पैट और पीबीटी सेम है, तो इनका ये कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अगर अपन ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, अगर अपन इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो दिस इज़ द थिंग। और यहाँ पे अगर अपन देखें ये इन करोर्स है, एंड उसके बाद आई थिंक देयर इज सम मिसप्लेस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक ये 10,000 करोड़ होना चाहिए था। बाकी इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आप देख सकते हो, नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी देख सकते हो, और पीबीटी और वो सब तो ठीक है, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इज़ गुड, दैट्स ऑल। और उसके बाद अगर अपन देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस, यहाँ पे अगर आप देखते हो Q4 FY20 की, तो यहाँ पे 38% की ग्रोथ है, 126% की पीबीटी में ग्रोथ है, 126 की पैट में ग्रोथ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके बाद अगर अपन देखें क्वार्टर वाइज यहाँ पे डिसबर्समेंट कैसा रहा है, मतलब कंपनी ने कितना लोन दिया है, तो यहाँ पे 1,04,000 करोड़ का लोन दिया, और यहाँ पे 69,000 करोड़ का लोन दिया था। अब ये Q4 में क्यों दिया सबसे ज़्यादा, बिकॉज Q4 में इकोनॉमी चालू हो गई थी, और पिछले 3 में यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज अपनी इंडिया की रेलवेज वगैरह तो सब बंद हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें। तो टोटल यहाँ पे है ना ये कंपनी इंडियन रेलवेज की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर उनका एक्सपेंशन होगा, मतलब अगर सरकार रेलवे बजट में ज़्यादा अमाउंट देती है, तो इंडियन रेलवेज में यहाँ पे आईआरएफसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। की रिशोज की बात करें, इंटरेस्ट मार्जिन इनका 1.43% है, ज़्यादा इसमें है ना इनका मार्जिन हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवेज को अगर आप ज़्यादा चार्ज कर लोगे तो यहाँ पे इनकी जो मेन मैनेजमेंट कंट्रोल है वो इंडियन रेलवेज के पास है, और इंडियन रेलवेज ही इनको इंटरेस्ट देता है। तो कभी भी यहाँ पे सरकार नहीं चाहेगी कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, तो इसलिए जो सरकार को सूट होता है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है, और उस पर एक मिनिमम नॉमिनल यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह जोड़ के किया जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 13% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.39 है, सीआरआर और डेब्ट टू इक्विटी की बात ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रोइंग है, रिटर्न रेशोज भी काफ़ी अच्छे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा कम रहा है। अगर अपन देखें पहले 1.83 था, फिर 1.57 था, फिर 1.38 हुआ, और अगर आप देखोगे अभी 1.43 रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार यहाँ पे इसके पूरे इंटरेस्ट मार्जिन को अफेक्ट करता है। अगर कल को इस पे कोई भी बड़ी यहाँ पे पॉलिसी आती है कि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट रेट अब इतना देंगे, सरकार इनकी इंटरेस्ट रेट घटा देती है, तो इसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोरिंग्स की हाईलाइट है, कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन लिया था, रुपी टर्म लोन से, ईसीबी से लिया था, और डोमेस्टिक बॉन्ड से लिया था, और इनको जो पैसा मिलता है ना बहुत कम रेट में मिलता है। अगर आप देखोगे इनको एक तो 2.8% के रेट में मिला, फिर एक 6.8 में मिला, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो लोन लिया एक और यहाँ पे लिया था, और ये सभी तरह के बड़े बड़े जो लोन्स होते हैं इनको बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं, बिकॉज इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, और सारी बोरिंग्स इनकी लॉन्ग टर्म होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे डोमेस्टिक बोरिंग्स यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे 47% की बोरिंग्स इनकी डोमेस्टिक है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग 16% है, और लॉन्ग टर्म रुपी लोन्स वगैरह जो लेती है बैंक वगैरह से वो यहाँ पे 32% है। बाकी क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, बट इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे सरकार की कितनी फंडिंग ये लोग करते हैं, मतलब इंडियन रेलवेज की टोटल यहाँ पे 82% फ्रेट वैगन्स, मतलब जो मालगाड़ी, पैसेंजर कोचेस अपने सिंपल कोचेस 87% करते हैं, और 89% ये लोकोमोटिव्स को फंडिंग करते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए बहुत सिंपल है।
30 साल का लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे, एक तो ये बॉन्ड इशू करते हैं और लोन सब्सक्रिप्शन होता है, इनको पैसा मिलता है। फिर यहाँ पे ये लोग IRFC अपने बॉन्ड होल्डर्स और लेंडर्स को पैसा भरते हैं। फिर ये लोग एक असेट खरीदते हैं जिसको अपन रेलगाड़ी या फिर मालगाड़ी वगैरह बोलते हैं, वो यहाँ पे लीज की जाती है इंडियन रेलवेज को। इंडियन रेलवेज इनको पैसा देता है और यहाँ पे लीज रेंटल वगैरह देता है। और लास्ट में क्या होता है, जैसे ही सारा पैसा रिकवर हो जाता है, पूरे लीज 30 साल खत्म हो जाती है, तो 1 रुपए में जो IRFC की अभी एसेट है वो यहाँ पे इंडियन रेलवेज में ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आप देखोगे जो मालगाड़ियां हैं वो सरकार की नहीं है, इंडियन रेलवेज की नहीं है, बल्कि IRFC की है। और इनका जो मार्जिन वगैरह होता है वो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम होता है, 0.4% का यहाँ पे मार्जिन फिक्स ऑन कर रखा है। बोरिंग्स पे अगर अपन देखेंगे तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है कि इसका स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ता है। और वहीं पे अगर अपन देखें कॉस्ट टू MOR बताया, और इनकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ IRFC है, जो अगर आप देखोगे तो ये 0.40, मतलब इतने में लोन ये लोग चार्ज करते हैं और इतने में ये लोग लोन इनको आगे से मिलता है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी सेम बिजनेस मॉडल यूज़ होता है, और इसमें जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं वो 15 साल से 3 साल के होते हैं, और मोरेटोरियम वगैरह होता है, और बाकी 5 साल में मतलब इनको पेमेंट करना पड़ता है, एनुअलाइज इंस्टॉलमेंट वगैरह होता है, और रेट वगैरह जो चार्ज होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होती है, और इसलिए इसका जो मार्जिन होता है यहाँ पे 0.88% तक भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो स्टैंडर्ड है 0.35 है, और इस तरीके से काम होता है। उसके बाद अगर आप फिनेंशियल हाइलाइट्स देखते हो कंपनी की, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे ग्रोइंग है। जैसे कि मैं बताया था पहले FY 18 में यहाँ पे वो फिगर गलत लिखा था। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4 गुना हुआ है। पैट की अगर हम बात करें तो पैट भी यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छे खासा बड़ा है, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, तो बोरिंग्स वगैरह ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी की बढ़ेगी, और यहाँ पे टोटल फिनेंशियल असेट्स, मतलब जितना लोन दे रखा है ना उसको फिनेंशियल असेट्स बोला जाता है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप इनको असेट अंडर मैनेजमेंट वगैरह कह सकते हो। और फिर उसके बाद प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वगैरह है, और वो सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे मेन असेट्स तो इनका यही है। फिर लाइबिलिटी साइड में अगर अपन देखें तो इनकी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बोरिंग्स अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली बिकॉज बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो बोरिंग्स भी बढ़ेगी। नेटवर्थ की बात करोगे तो यहाँ पे नेटवर्थ कंपनी की जो टोटल इक्विटी है, यहाँ पे नेटवर्थ आप देख सकते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 35,900 करोड़ की कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस की अगर आप बात करोगे तो इसका पी बहुत कम है, 7.35 का इसका पी रेशो है। प्राइस टू बुक रेशो इसका 0.90 है, मतलब इसकी जो असेट्स की वर्थ है वो 27 रुपीज़ पर शेयर है, बट ये शेयर 24.8 पे ट्रेड हो रहा है। तो लो प्राइस टू बुक रेशो का ये शेयर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, मैं ऑलरेडी बताया है। OPM NPM अगर आप देखते हो तो ठीक है, यहाँ पे OPM NPM इनका बहुत ज़्यादा होता है। PG रेशो 0.19 से कम है, जो कि अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 4.23% है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हो 24.8 पे, तो आपको सालाना 4.23% आपकी प्राइस का यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा। लास्ट कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो 1.25 रुपीज़ का कुछ किया था अब अकॉर्डिंगली, और कंपनी के जो कैश बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिविडेंड वगैरह आता रहता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको पीयर कंपैरिजन से करके कोई भी फायदा नहीं है। REC हो या कोई भी हो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक और कंपनी है जो पावर के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फाइनेंस करके देती है, वो भी लगभग इसी तरह की कंपनी है। उसका अगर आप पी देखते हो तो 2.89 है, 7.35 है, और प्राइस टू बुक रेशो उसका भी कम है। ओवरऑल यहाँ पे एकदम सेम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसा काम है। फिर ऐसे ही एक और है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इसी वैल्यूएशंस पे ट्रेड होता है। तो सभी जो पावर फाइनेंस की कॉर्पोरेशन या फाइनेंस कॉर्पोरेशन है सरकारी, वो इसी पे ट्रेड होती है। बट यहाँ पे क्या है कि इसने कभी GNP देखा नहीं है, कभी भी रेलवेज ने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया है, तो ये इसलिए ना एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। और इसको आप एज ए FD समझो। इसका की ट्रिगर क्या है, रेलवेज में अगर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इसके लिए की ट्रिगर है, इसका AUM बढ़ता है तो वो की ट्रिगर है। ये एक FD स्टॉक है। डोंट एक्सपेक्ट कि है ना यहाँ पे आप 20-25 रुपए में लोगे और मतलब आपको रिटर्न कोई है ना 25-30 रुपए हो जाएगा, 35 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही है ना, साल का अगर आप मान के चलो तो आपको ओवरऑल इंक्लूडिंग डिविडेंड 10 to 15% का एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आप इस तरीके से अगर आप कोई भी मतलब है ना डेट फंड्स में लगाना चाहते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हो, या फिर FD वगैरह कराने की सोच रहे हो, तो आप है ना इसको ले लो। ऐसे एक और स्टॉक है अपना ITC। तो ITC भी इसी तरह के FD स्टॉक्स है, बट ITC में ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारी अलग चीज़ें होती है।
बाकी ओवरऑल यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इनके जो प्रमोटर्स हैं, मतलब यहाँ पे सरकार का यहाँ पे 86% स्टेक है, बट एज पर सेबी नॉर्म्स यहाँ पे अगले 3 साल के अंदर उनको अपना 75% स्टेक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयर विल बी मोर ऑफर फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो सारी चीज़ें होंगी। और इसमें क्या की ट्रिगर वगैरह मैंने आपको बता दिया है। तो यही एक था पूरा एनालिसिस, कोई टेक्निकल करने की जरूरत ही नहीं है। लोग बाग इसमें IRFC में चार्ट खोल खोल के बैठे रहते, ये वो होगा, अरे कुछ नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होता ही नहीं है, ये वैसा स्टॉक ही नहीं है। इसमें इनके पास मार्जिन ऑफ बिजनेस का मार्जिन इनका बहुत कम है। तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, इनका बिजनेस तो ऐसा है कि जहाँ पे लो मार्जिन बिजनेस है, और उसमें IRFC के पास कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं है। सारा कंट्रोलिंग इनके सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे है ना, आपका कस्टमर आपकी पूरी कंपनी को चला रहा है। तो कस्टमर तो आपके हिसाब से चलाएगा नहीं ना, कस्टमर तो अपने हिसाब से सोचेगा। ये उस तरह का फैक्टर है। बट यहाँ पे ओवरऑल कंपनी अच्छी है। तो किसी भी लोग को अगर यहाँ पे डिविडेंड वगैरह के लिए लगाना है तो आप लगा सकते हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक में वॉलिटिलिटी थी, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मच मोर वॉलिटिलिटी। कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर अपन देखेंगे सरकार की जब बड़ी बड़ी स्कीम्स आती है रेलवेज वगैरह से रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत आपको वॉलिटिलिटी देख सकते हैं कि मान लीजिए इंडियन रेलवेज जिस दिन चालू हो जाएंगी अपनी सारी, तो वो उस दिन थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकता है। वो भी 1-2% मैक्सिमम आपको वॉलिटिलिटी देखेगा। बाकी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एज ए FD इसको समझेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, ताकि लोग बाग जान सकें कि ये एक FD स्टॉक है। और अगर किसी को FD करानी हो तो यहाँ पे कराए और इसमें पैसा लगाए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा हमें, और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं बाकी सभी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।